नमस्कार दोस्तों, अल्फाजा डायरी पीडीएस में आपका स्वागत है। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल, अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें, एक बेस्ट सेलिंग बुक है और इसकी पूरी समरी मैं अपने चैनल पर आपके लिए लेकर आई हूँ। इसके 4 पार्ट आ चुके हैं, ये 5वां पार्ट है जिसमें 7 आदतों का एक संक्षिप्त सर्वेक्षण है। तो यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर कर दें। और इसकी पूरी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर मिल जाएगी आपको, आप जाकर उन वीडियो को भी पहले सुन लें। चलिए तो 7 आदतों का संक्षिप्त सर्वेक्षण शुरू करते हैं। अरस्तु ने कहा है, हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं, इसलिए उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं है बल्कि आदत है। हमारा चरित्र मूलतः हमारी आदतों से मिलकर बनता है। एक सूक्ति में कहा गया है, विचार बोएं, कार्य की फसल काटें, कार्य बोएं, आदत की फसल काटें, आदत बोएं, चरित्र की फसल काटें, चरित्र बोएं, नियति की फसल काटें। आदतें हमारे जीवन का बहुत शक्तिशाली हिस्सा हैं। वे लगातार दोहराई जाने वाली ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनका स्रोत अक्सर अचेतन में होता है। इसलिए वे लगातार हर दिन हमारे चरित्र को व्यक्त करती हैं और हमारी प्रभावकारिता या उसकी कमी का कारण होती हैं। जैसा महान शिक्षाविद होरेस मान ने एक बार कहा था, आदतें रस्सी की तरह होती हैं, हम इसका एक एक धागा हर दिन बुनते हैं और जल्दी ही यह इतनी मजबूत हो जाती है कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता। व्यक्तिगत रूप से मैं इस कथन के आखिरी हिस्से से सहमत नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि आदतों को तोड़ा जा सकता है, उन्हें सीखा और छोड़ा जा सकता है, परंतु मैं यह भी जानता हूँ कि यह फटाफट या तुरंत फुरत उपायों से नहीं हो सकता। इसमें ज़बरदस्त संकल्प और प्रक्रिया की ज़रूरत होती है। हम में से जो लोग अपोलो 11 की चंद्रमा यात्रा के साक्षी हैं, वे उस समय मंत्रमुग्ध हो गए थे जब उन्होंने इंसान को चंद्रमा की सतह पर चलते और पृथ्वी पर वापस लौटते देखा। उन रोमांचक दिनों के वर्णन के लिए अकल्पनीय और अविश्वसनीय जैसे उच्च कोटि के विश्लेषण भी अपर्याप्त थे। बहरहाल वहां पहुंचने से पहले अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी के प्रबल गुरुत्वाकर्षण को तोड़ना था। ऊपर उठने के उन शुरुआती कुछ मिनटों में जितनी ऊर्जा लगी, उतनी अगले कई दिनों की 5 लाख मील लंबी यात्रा में भी नहीं लगी। आदतों में भी प्रबल गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, जिसका या तो ज़्यादातर लोगों को पूरी तरह एहसास नहीं होता या फिर वे इसे अस्वीकार नहीं करते। मानवीय प्रभावकारिता के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाली टालमटोल, अधीरता, आलोचना या स्वार्थ जैसी आदतें इतनी गहराई में जड़ें जमा लेती हैं कि उन्हें उखाड़ फेंकने के लिए जीवन में छुटपुट परिवर्तन करने या थोड़ी सी इच्छा शक्ति से कम नहीं चलता। ऊपर उठने के लिए ज़बरदस्त कोशिश की ज़रूरत होती है, परंतु एक बार जब हम गुरुत्वाकर्षण के घेरे को तोड़कर उससे मुक्त हो जाते हैं तो हमारी स्वतंत्रता बिल्कुल नया आयाम ले लेती है। किसी भी प्राकृतिक शक्ति की तरह गुरुत्वाकर्षण की शक्ति भी हमारे पक्ष या विपक्ष में काम कर सकती है। हो सकता है हमारी कुछ आदतों का गुरुत्वाकर्षण फिलहाल हमें वहां जाने से रोक रहा हो जहां हम जाना चाहते हैं, परंतु दूसरी तरफ यह गुरुत्वाकर्षण ही है जो हमारे संसार को एक सूत्र में बांधता है।
ग्रहों को उनकी कक्षाओं में रखता है और हमारे ब्रह्मांड को सुव्यवस्थित बनाता है। यह एक प्रबल शक्ति है और अगर हम आदत की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रयोग करें तो हम प्रभावकारी जीवन के लिए आवश्यक सुव्यवस्था तथा सामंजस्य उत्पन्न कर सकते हैं। आदतों की परिभाषा। अपने उद्देश्य के लिए हम आदत को ज्ञान, योग्यता और इच्छा के कटाव या प्रतिच्छेदन के रूप में परिभाषित करेंगे। ज्ञान सैद्धांतिक पैराडाइम है जो बताता है कि क्या करना है और क्यों करना है। योग्यता यह बताती है कि इसे कैसे करना है और इच्छा प्रेरणा है, किसी काम को करना चाहना है। अगर हम अपने जीवन में कोई नई आदत डालना चाहते हैं तो हमें ये तीनों होना चाहिए। मैं अपने ऑफिस के सहयोगियों, अपने जीवन साथी या बच्चों के साथ संवाद में अप्रभावकारी हो सकता हूँ अगर मैं उनकी एक भी बात ठीक से सुने बिना उन्हें लगातार यही बताता रहूं कि मैं क्या सोचता हूँ। जब तक मुझे आपसी चर्चा के सही सिद्धांत मालूम ना हो तब तक हो सकता है मैं कभी यह जान ही ना पाऊँ कि मुझे दूसरों की बातें सुनना भी चाहिए। और मान लीजिए मुझे यह ज्ञान हो कि दूसरों के साथ प्रभावकारी संवाद करने के लिए मुझे उनकी बातें ध्यान से सुनना चाहिए, तो हो सकता है मुझ में इसकी योग्यता ना हो सकता है मुझे यह पता ही ना हो कि दरअसल किसी की बात को गहराई से कैसे सुना जाता है। परंतु यह जानना ही काफ़ी नहीं है कि मुझे सुनना चाहिए और कैसे सुनना चाहिए। जब तक मैं सुनना ना चाहूँ, जब तक मुझ में सुनने की इच्छा ना हो, तब तक यह मेरे जीवन में आदत नहीं बन सकती। आदत डालने के लिए इन तीनों आयामों पर मेहनत करने की ज़रूरत होती है। बनने देखने का परिवर्तन एक ऊर्ध्वमुखी प्रक्रिया है। बनना देखने को बदल देता है, जो इसके बाद बनने को बदल देता है। और जैसे जैसे हम विकास के ऊर्ध्वमुखी चक्रीय पथ पर ऊपर उठते जाते हैं, यह सिलसिला चलता रहता है। ज्ञान, योग्यता और इच्छा पर मेहनत करके जब हम अपने पुराने पैराडाइम को त्याग देते हैं, हो सकता है वे बरसों तक हमारे लिए छद्म सुरक्षा का स्रोत रहे हों। तो इसके बाद हम व्यक्तिगत तथा सामाजिक प्रभावकारिता के नए स्तरों पर पहुंच सकते हैं। ज्ञान, क्या, क्यों, योग्यताएं, कैसे, इच्छा, चाहना, इन तीनों से बनती हैं आदतें, आत्मसात किए गए सिद्धांत और व्यवहार के पैटर्न। कई बार यह प्रक्रिया कष्टकारी होती है। यह एक ऐसा परिवर्तन है जिसके पीछे श्रेष्ठ उद्देश्य की प्रेरणा होना चाहिए। इसके पीछे यह इच्छा होना चाहिए कि आप भावी इच्छाओं के लिए अपनी वर्तमान इच्छाओं को त्याग दें। परंतु इस प्रक्रिया से सुख मिलता है जो हमारे अस्तित्व का लक्ष्य और उद्देश्य है। सुख की आंशिक परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि यह दूरगामी इच्छित वस्तुओं के लिए तात्कालिक इच्छित वस्तुओं का त्याग करने की इच्छा और क्षमता का फल है। परिपक्वता के पायदान। 7 आदतें मनोवैज्ञानिक प्रोत्साहन के फार्मूलों का अलग अलग या संयुक्त समूह नहीं है। विकास के प्राकृतिक नियमों के तारतम्य में ये आदतें व्यक्तिगत व सामाजिक प्रभावकारिता के विकास की क्रमिक, सिलसिलेवार और अत्यंत एकीकृत नीति सुझाती हैं। ये हमें परिपक्वता के पायदानों पर उत्तरोत्तर प्रगति की ओर ले जाती हैं। पहले निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर और उसके बाद आत्मनिर्भरता से परस्पर निर्भरता की ओर। हम सभी शिशु के रूप में जब जीवन की शुरुआत करते हैं तो हम दूसरों पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं। दूसरे हमें दिशा देते हैं, पालते हैं और सहारा देते हैं।
अगर दूसरे हमारा लालन पालन न करें तो हम सिर्फ कुछ घंटों तक या अधिक से अधिक कुछ दिनों तक ही जी पाएंगे। फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ हम शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बनते जाते हैं। अंततः एक ऐसा समय आता है जब हम पूरी तरह से अपना ख्याल रखने लगते हैं, अपने निर्णय स्वयं लेने लगते हैं और आत्मनिर्भर बन जाते हैं। जैसे जैसे हम विकास करते हैं और परिपक्व होते जाते हैं, हमें इस बात का उतना ही ज़्यादा एहसास होता जाता है कि समूची प्रकृति परस्पर निर्भर है और एक परस्पर निर्भर पर्यावरण तंत्र प्रकृति को चलाता है, जिसमें समाज भी शामिल है। विकास की इस यात्रा में और आगे बढ़ने पर हमें पता चलता है कि हमारी श्रेष्ठ क्षमताएं और उपलब्धियां दूसरे लोगों के साथ हमारे संबंधों पर निर्भर हैं और इस तरह हम यह जान जाते हैं कि मानव जीवन भी परस्पर निर्भर है। बाल्य अवस्था से वयस्कता तक होने वाला हमारा विकास प्राकृतिक नियमों के अनुरूप होता है। बहरहाल विकास के कई आयाम होते हैं। उदाहरण के लिए, पूर्ण शारीरिक परिपक्वता के स्तर पर पहुंचने का यह मतलब नहीं है कि हम भावनात्मक या मानसिक रूप से भी परिपक्व हो चुके हैं। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से दूसरों पर निर्भर है तो यह जरूरी नहीं है कि वह मानसिक और भावनात्मक रूप से अपरिपक्व हो। परिपक्वता के पायदानों में निर्भरता का पैराडाइम है आप मेरा ख्याल रखें, आप मेरी रक्षा करें, आपने मुझे नहीं बचाया, मैं परिणामों के लिए आपको दोष देता हूँ। आत्मनिर्भरता का पैराडाइम है मैं यह काम कर सकता हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं आत्मनिर्भर हूँ, मैं चुनाव कर सकता हूँ। परस्पर निर्भरता का पैराडाइम हम यह काम कर सकते हैं, हम सहयोग कर सकते हैं, हम अपनी योग्यताओं और प्रतिभाओं को संयुक्त करके तथा मिलकर ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। निर्भर व्यक्ति जो चाहते हैं उसे पाने के लिए उन्हें दूसरों की ज़रूरत होती है। आत्मनिर्भर व्यक्ति जो चाहते हैं उसे वे स्वयं के प्रयासों से हासिल कर सकते हैं। परस्पर निर्भर व्यक्ति अपने प्रयासों को दूसरों के प्रयासों के साथ जोड़कर अपनी महानतम सफलता हासिल करते हैं। अगर मैं शारीरिक रूप से निर्भर हूँ, यानी लकवे या विकलांगता या किसी अन्य शारीरिक अक्षमता का शिकार हूँ, तो मुझे अपनी मदद के लिए आपकी ज़रूरत होगी। अगर मैं भावनात्मक रूप से निर्भर हूँ, तो मुझे महत्व तथा सुरक्षा का एहसास इस बात से होगा कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप मुझे पसंद नहीं करेंगे तो यह मेरे लिए दुखदाई हो सकता है। अगर मैं बौद्धिक रूप से निर्भर हूँ, तो मैं आपसे यह अपेक्षा करूँगा कि आप मेरे लिए निर्णय लें, मेरे लिए सोचें और मेरे जीवन की समस्या सुलझाएं। अगर मैं शारीरिक रूप से आत्मनिर्भर हूँ, तो मैं अपने सारे काम खुद कर सकता हूँ। अगर मैं मानसिक रूप से आत्मनिर्भर हूँ, तो मैं अपने लिए सोच सकता हूँ, विचार के एक स्तर से दूसरे स्तर तक आगे जा सकता हूँ, रचनात्मक रूप से सोच सकता हूँ, विश्लेषण कर सकता हूँ, अपने विचारों को सुव्यवस्थित कर सकता हूँ और उन्हें इस तरह व्यक्त कर सकता हूँ ताकि लोग उन्हें समझ लें। अगर मैं भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर हूँ, तो मुझे समर्थन और मान्यता अपने भीतर से मिलती है। मैं अपने अंदर से संचालित होता हूँ। आत्मसम्मान का मेरा एहसास किसी दूसरे की प्रशंसा या अच्छे व्यवहार पर निर्भर नहीं होता। यह आसानी से नज़र आ जाता है कि आत्मनिर्भरता निर्भरता की तुलना में बहुत अधिक परिपक्व है। आत्मनिर्भरता अपने आप में एक प्रमुख उपलब्धि है, परंतु यह सर्वश्रेष्ठ नहीं है। बहरहाल वर्तमान सामाजिक पैराडाइम आत्मनिर्भरता को सिंहासन पर बैठाता है।
यह बहुत से व्यक्तियों तथा सामाजिक आंदोलनों का घोषित लक्ष्य है। आत्म सुधार का अधिकांश साहित्य आत्मनिर्भरता को सर्वोच्च स्थान पर रखना है। मानव संप्रेषण, टीम वर्क और सहयोग कम महत्वपूर्ण हो। दरअसल हम वर्तमान में आत्मनिर्भरता पर इतना जोर इसलिए देते हैं क्योंकि हम आत्मनिर्भरता को पसंद नहीं करते, जिसमें दूसरे लोग हमें नियंत्रित करते हैं, हमें परिभाषित करते हैं, हमारा इस्तेमाल करते हैं और हमारा शोषण करते हैं। ज़्यादातर लोग परस्पर निर्भरता की अवधारणा को समझ नहीं पाते हैं और उन्हें इसमें निर्भरता की गंध आती है। यही वजह है कि हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आत्मनिर्भरता के नाम पर अक्सर स्वार्थवश अपने वैवाहिक संबंध तोड़ देते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं और हर तरह की सामाजिक जिम्मेदारियों से कतराते हैं। जिस तरह की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप लोग अपनी जंजीरें उतार फेंकते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, अपने अधिकारों का दावा करते हैं और अपने काम खुद करते हैं, उससे अक्सर ज़्यादा बुनियादी निर्भरताएं प्रकट होती हैं। ये ऐसी निर्भरताएं हैं जिनसे भागा नहीं जा सकता, क्योंकि ये बाहरी नहीं अंदरूनी होती हैं। जैसे दूसरों की कमजोरियों को अपना भावनात्मक जीवन तहस नहस करने की अनुमति देना, यह हमारे नियंत्रण के बाहर के लोगों तथा घटनाओं द्वारा शोषित महसूस करना। जाहिर है, हमें यह महसूस हो सकता है कि हमें अपनी परिस्थितियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, परंतु निर्भरता की समस्या व्यक्तिगत परिपक्वता का मुद्दा है, जिसका परिस्थितियों से बहुत कम लेना देना है। परिस्थितियां बेहतर हो जाएं तो भी अपरिपक्वता और निर्भरता अक्सर बनी रहती है। चरित्र की सच्ची आत्मनिर्भरता हमें खुद कार्य करने की शक्ति देती है, बजाय इसके कि दूसरे हमसे काम करवाएं। यह हमें परिस्थितियों और दूसरे लोगों पर निर्भरता से स्वतंत्र करती है और यह एक महत्वपूर्ण व स्वतंत्रता प्रदान करने वाला लक्ष्य है, परंतु यह प्रभावकारी जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। सिर्फ आत्मनिर्भर चिंतन ही परस्पर निर्भर वास्तविकता के लिए पर्याप्त नहीं है। जिन आत्मनिर्भर लोगों में परस्पर निर्भरता के अनुरूप सोचने तथा काम करने की परिपक्वता नहीं होती, वे व्यक्तिगत रूप से तो अच्छा काम कर सकते हैं, परंतु वे टीम के अच्छे लीडर या खिलाड़ी नहीं हो सकते। वे परस्पर निर्भरता के उस पैराडाइम को नहीं जान पाए हैं जो विवाह, परिवार या संगठन में वास्तविक सफलता पाने के लिए आवश्यक है। जीवन की प्रकृति की बहुत अधिक परस्पर निर्भरता है। आत्मनिर्भरता द्वारा अधिकतम प्रभावकारिता हासिल करने की कोशिश करना गोल्फ के स्टिक से टेनिस खेलने की कोशिश करने की तरह है। उपकरण वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। परस्पर निर्भरता अधिक परिपक्व और उन्नत अवधारणा है। अगर मैं शारीरिक रूप से परस्पर निर्भर हूँ तो इसका मतलब यह है कि मैं आत्मनिर्भर और सक्षम हूँ, परंतु मुझे यह एहसास भी है कि आप और मैं अगर साथ मिलकर काम करें तो उससे अधिक हासिल कर सकते हैं, जो मैं अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में अकेले हासिल कर सकता हूँ। अगर मैं भावनात्मक रूप से परस्पर निर्भर हूँ तो मुझे अपने महत्व का एहसास अपने भीतर से मिलता है, परंतु मैं दूसरों को प्रेम देने तथा उनका प्रेम पाने की आवश्यकता को भी पहचानता हूँ। अगर मैं बौद्धिक रूप से परस्पर निर्भर हूँ तो मुझे अपने चिंतन के साथ साथ दूसरों के सर्वश्रेष्ठ चिंतन की भी आवश्यकता महसूस होती है। परस्पर निर्भर व्यक्ति के रूप में मेरे पास दूसरों के साथ गहराई से जुड़ने तथा सार्थक तरीके से खुद को बांटने का अवसर होता है और मैं दूसरों के सामर्थ्य तथा वृहद संसाधनों का लाभ भी उठा सकता हूँ। परस्पर निर्भरता का चुनाव सिर्फ आत्मनिर्भर व्यक्ति ही कर सकते हैं। निर्भर व्यक्ति परस्पर निर्भर बनने का चुनाव नहीं कर सकते। उनमें ऐसा करने के लिए आवश्यक चरित्र नहीं होता और उनमें यह निर्णय लेने की शक्ति भी नहीं होती। यही वजह है कि आगामी अध्यायों की पहली, दूसरी और तीसरी आदतें
स्वयं पर विजय पाने से संबंधित है। ये व्यक्ति की निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाती हैं। ये व्यक्तिगत विजय हैं और चरित्र के विकास का सार है। व्यक्तिगत विजय सार्वजनिक विजय से पहले आती है। आप इस प्रक्रिया को उलट नहीं सकते। जिस तरह आप फसल बोने से पहले उसे काट नहीं सकते। यह अंदर से बाहर की ओर, इनसाइड आउट है। जब आप सचमुच आत्मनिर्भर बन जाते हैं तो आप प्रभावकारी परस्पर निर्भरता की नींव तैयार कर लेते हैं। आपके पास चरित्र का वह आधार होता है जिससे आप प्रभावकारी तरीके से व्यक्तित्व प्रधान सार्वजनिक विजय की ओर बढ़ सकते हैं। सार्वजनिक विजय को संभव बनाने के लिए टीम वर्क, सहयोग और संप्रेषण महत्वपूर्ण है, जिनका वर्णन चौथी, पांचवी और छठी आदतों में है। इसका यह मतलब नहीं है कि आपको चौथी, पांचवी और छठी आदतों पर काम शुरू करने से पहले पहली, दूसरी और तीसरी आदतों में पूरी तरह आदर्श बनना होगा। अगर आप क्रम को समझ लेंगे तो आप अधिक प्रभावकारी तरीके से अपना विकास कर पाएंगे। परंतु मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूँ कि जब तक आप पहली, दूसरी और तीसरी आदतें पूरी तरह विकसित न कर लें, तब तक आप कई साल तक खुद को सबसे अलग थलग या दूर रखें। परस्पर निर्भर संसार का सदस्य होने के नाते आपको हर दिन संसार के संपर्क में आना पड़ता है। परंतु इस संसार की गंभीर समस्या चरित्र के पुराने कारणों को बहुत आसानी से छुपा सकती है। जब आप यह समझ लेंगे कि आपके वास्तविक स्वरूप का परस्पर निर्भर संबंधों पर कैसा प्रभाव पड़ता है, तो इससे आपको अपने प्रयासों को विकास के प्राकृतिक नियमों के अनुरूप क्रमबद्ध करने में मदद मिलेगी। सातवीं आदत नवीनीकरण की आदत है, जिसमें जीवन के चारों मूलभूत आयामों का नियमित तथा संतुलित नवीनीकरण होता है। यह वहाँ की सभी आदतों को घेरे और अपने भीतर समाये हुए है। यह निरंतर सुधार की आदत है जो विकास का ऊर्ध्वमुखी चक्रीय पथ बनाती है। जब आप विकास की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं तो यह पथ आपको नए उच्च स्तर पर ले जाता है, जहां आप इन सभी आदतों को समझते और इनके अनुरूप जीते हैं। जब भी हम इस पुस्तक में आदतों के क्रमिक संबंध और उनकी सिनर्जी का अध्ययन करेंगे तो हम यह जानेंगे कि किस तरह एक दूसरे से संबद्ध होने पर आदतें दूसरी आदतों पर परिवर्तनकारी प्रभाव डालती हैं और अपना मूल्य भी बढ़ाती हैं। यह अवधारणा या आदत का वर्णन करते समय चित्र से उसे रेखांकित किया जाएगा। प्रभावकारिता की परिभाषा। ये 7 आदतें प्रभावकारिता की आदतें हैं। चूँकि ये सिद्धांतों पर आधारित हैं, इसलिए लंबे समय में ये हमें अधिकतम परिणाम देती हैं। ये किसी व्यक्ति के चरित्र का आधार बन जाती हैं और त्रुटि रहित नक्शों के शक्तिदायक केंद्र की रचना करती हैं, जिससे वह व्यक्ति प्रभावकारी ढंग से अपनी समस्याओं को सुलझा सकता है, अपने अवसरों को अधिकतम कर सकता है और अन्य सिद्धांतों को लगातार सीखकर उन्हें विकास के ऊर्ध्वमुखी चक्रीय पथ में संयोजित कर सकता है। ये प्रभावकारिता की आदतें इसलिए भी हैं क्योंकि ये प्रभावकारिता के पैराडाइम पर आधारित हैं। यह पैराडाइम एक प्राकृतिक नियम के सामंजस्य में है, जिसे मैं पीसी संतुलन कहना चाहूँगा, जिसके विरुद्ध चलकर बहुत से लोग खुद को बर्बाद कर लेते हैं। ईसप की मुर्गी और सोने के अंडे की कहानी के माध्यम से इस सिद्धांत को आसानी से समझा जा सकता है। इस नीति कथा में एक गरीब किसान की कहानी है, जिसे एक दिन अपनी प्रिय मुर्गी के दबड़े से सोने का चमकदार अंडा मिला। पहले तो उसने सोचा कि यह उसकी आंखों का वहम होगा, परंतु जब वह अंडे को फेंकने लगा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों न सुनार से इसकी जांच करवा ली जाए। सुनार ने उसे बताया
कि अंडा शुद्ध सोने का है। किसान को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हुआ। जब अगले दिन फिर यही घटना हुई तो वह और भी हैरान हुआ। हर दिन सुबह आँख खुलते ही वह दबड़े की तरफ भागता था और उसे रोज़ सोने का एक अंडा मिल जाता था। देखते ही देखते वह बहुत अमीर बन गया, परंतु उसे यह सब किसी सपने की तरह लगता था। बहरहाल अमीर बनने के साथ ही उसमें लालच और अधीरता की भावनाएं आ गईं। उसने सोचा कि हर दिन सोने के अंडे का इंतज़ार क्यों किया जाए। इसलिए एक दिन उसने फैसला किया कि वह मुर्गी को मार डालेगा और उसके भीतर के सारे अंडे एक ही बार में बाहर निकाल लेगा। परंतु जब उसने मुर्गी का पेट चीरा तो उसे अंदर कुछ नहीं मिला। वहाँ पर एक भी सोने का अंडा नहीं था और अब भविष्य में उसे सोने का एक भी अंडा नहीं मिल सकता था। जो मुर्गी सोने के अंडे देती थी, किसान ने उस मुर्गी को ही मार डाला था। मेरे विचार से इस कहानी में एक प्राकृतिक नियम, एक सिद्धांत, प्रभावकारिता की मूलभूत परिभाषा निहित है। अधिकांश लोग प्रभावकारिता को सोने के अंडे के पैराडाइम से देखते हैं। आप जितना ज़्यादा उत्पादन करते हैं या जितना ज़्यादा काम करते हैं, आप उतने ही ज़्यादा प्रभावकारी हैं। परंतु जैसा यह कहानी दर्शाती है, सच्ची प्रभावकारिता में दो चीज़ें होना अनिवार्य है: उत्पादन सोने के अंडे और उत्पादन करने वाली संपत्ति या उत्पादन क्षमता मुर्गी। अगर आप जीवन में ऐसा दृष्टिकोण अपनाते हैं जो सिर्फ सोने के अंडों पर ही ध्यान केंद्रित करे और मुर्गी को नज़रअंदाज कर दे, तो आप जल्दी ही सोने के अंडे देने वाली संपत्ति को गंवा देंगे। दूसरी तरफ अगर आप सिर्फ मुर्गी का ही ध्यान रखेंगे और सोने के अंडों को नज़रअंदाज कर देंगे, तो जल्दी ही आपके पास इतने साधन नहीं बचेंगे जिनसे आप अपना या मुर्गी का पेट भर सकें। प्रभावकारिता संतुलन में निहित है, जिसे मैं P/PC संतुलन कहता हूँ। P प्रोडक्शन यानी इच्छित परिणामों का उत्पादन या सोने के अंडे। PC प्रोडक्शन कैपेबिलिटी यानी सोने के अंडों का उत्पादन करने वाली उत्पादन क्षमता, योग्यता या संपत्ति। 3 प्रकार की संपत्तियाँ। मूल रूप से संपत्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं: भौतिक, आर्थिक और मानवीय। आइए इन्हें एक एक करके देखें। कुछ साल पहले मैंने एक भौतिक संपत्ति खरीदी, पावर लॉन मोयर यानी लॉन की घास काटने वाली विद्युत चालित मशीन। मैंने इसका लगातार प्रयोग किया, परंतु इसके रखरखाव पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मशीन कुछ समय तक तो अच्छी चली, फिर गड़बड़ करने लगी। मैंने इसकी मरम्मत करवाकर और इसकी धार तेज करवाकर इसे दोबारा पहले जैसा बनाने की कोशिश की, परंतु मैंने पाया कि इंजन की क्षमता आधी हो गई थी। एक तरह से अब यह मशीन लगभग बेकार हो गई थी। अगर मैंने PC में निवेश किया होता, यानी इस संपत्ति को सुरक्षित रखने तथा इसके रखरखाव पर ध्यान दिया होता, तो मैं अब भी इसके द्वारा उत्पन्न P यानी अपनी तरह से हुए लॉन का आनंद ले रहा होता। बहरहाल इसका परिणाम यह हुआ कि पुरानी मशीन के रखरखाव में मुझे जितना समय और धन खर्च करना पड़ता, उससे अधिक मुझे नई मशीन खरीदने में करना पड़ा। यह कतई प्रभावकारी तरीका नहीं था। अल्पकालीन लाभों या परिणामों की लालच में हम अक्सर अपनी मूल्यवान भौतिक संपत्तियों को बर्बाद कर देते हैं। इन संपत्तियों में हमारी कार, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन या ड्रायर तो शामिल है ही, हमारा शरीर और पर्यावरण भी शामिल है। P और PC में संतुलन बनाए रखने से भौतिक संपत्तियों के प्रभावकारी प्रयोग में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आर्थिक संपत्ति
आर्थिक संपत्ति के प्रभावकारी प्रयोग पर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। लोग अक्सर मूलधन और ब्याज के अंतर को नहीं समझ पाते हैं। क्या आपने कभी अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए या सोने के ज़्यादा अंडे पाने के लिए अपने मूलधन का प्रयोग किया है? घटते मूलधन में ब्याज या आमदनी पैदा करने की घटती शक्ति होती है। घटती हुई पूंजी सिमटती जाती है और एक ऐसा समय आता है जब यह बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाती। हमारी सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक संपत्ति है हमारी कमाने की क्षमता। अगर हम अपने पीसी को बेहतर बनाने में लगातार निवेश नहीं करते हैं तो हम अपने विकल्पों को बहुत सीमित कर लेते हैं। हम अपनी वर्तमान स्थिति में ही कैद होकर रह जाते हैं और इस विचार से डरते रहते हैं कि कंपनी या बॉस हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। इस तरह हम आर्थिक रूप से निर्भर और रक्षात्मक हो जाते हैं। एक बार फिर यह प्रभावकारी तरीका नहीं है। मानवीय क्षेत्र में भी पी और पीसी संतुलन इतना ही मूलभूत है, परंतु यह अधिक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि भौतिक तथा आर्थिक संपत्तियों को मानव ही नियंत्रित करता है। जब वैवाहिक जीवन में पति पत्नी दोनों ही सोने के अंडे यानी लाभ पाने के बारे में ज़्यादा चिंता करते हैं और इसे संभव बनाने वाले रिश्ते को सुरक्षित रखने के बारे में कम चिंता करते हैं, तो वे अक्सर असंवेदनशील और लापरवाह हो जाते हैं। वे उदारता के छोटे छोटे कार्यों को नज़रअंदाज कर देते हैं और उस शिष्टाचार को भूल जाते हैं जो गहरे रिश्ते में बेहद महत्वपूर्ण होता है। वे एक दूसरे से काम निकलवाने के लिए भावनात्मक नियंत्रण के दांव पैंचों का प्रयोग करने लगते हैं, अपनी खुद की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं, तर्क द्वारा अपने व्यवहार को उचित ठहराते हैं और सामने वाले को गलत साबित करने के लिए प्रमाण तलाशते हैं। प्रेम, प्रगाढ़ता, कोमलता और सहजता कम होने लगती है। मुर्गी दिनों दिन बीमार होती जाती है। अब हम देखें कि बच्चों और माता पिता के रिश्ते में क्या होता है। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो वे बहुत निर्भर, कोमल और असुरक्षित होते हैं। ऐसे में पीसी की मेहनत को नज़रअंदाज करना बहुत आसान होता है। आप उन्हें प्रशिक्षण देने, उनसे संवाद करने, उनके साथ जुड़ने और उनकी बात सुनने के महत्व को अनदेखा कर देते हैं। इसके बजाय यह ज़्यादा आसान होता है कि आप उनकी असुरक्षित स्थिति का लाभ उठाएं, उनसे अपना काम निकलवाएं, उनसे अपना मनचाहा काम उस तरीके से करवाएं जिस तरीके से आप करवाना चाहते हैं तत्काल। आखिर आप उनसे बड़े हैं, ज़्यादा समझदार हैं और आप सही हैं, इसलिए क्यों ना उन्हें सिर्फ यह बता दिया जाए कि उन्हें क्या करना है। यदि ज़रूरत पड़े तो उन पर चीखें चिल्लाएं, उन्हें धमकी दें और उन्हें अपने तरीके से काम करने के लिए विवश कर दें। या फिर इसके विपरीत, आप उनकी हर फरमाइश पूरी कर सकते हैं। आप लोकप्रियता के सोने के अंडे का पीछा करते हुए उन्हें हर कीमत पर खुश करने की कोशिश कर सकते हैं और हर बार उन्हें मनमानी करने की छूट दे सकते हैं। परिणाम स्वरूप बड़े होने पर उनमें मानदंडों या अपेक्षाओं का आंतरिक बोध नहीं होगा। साथ ही उनमें अनुशासित या जिम्मेदार होने की व्यक्तिगत प्रतिबद्धता भी नहीं होगी। चाहे आप तानाशाही का तरीका अपनाएं या अति उदारता का, मूल रूप से आपकी मानसिकता सोने के अंडे की है। आप या तो अपनी चलाना चाहते हैं या फिर आप यह चाहते हैं कि बच्चे आपको पसंद करें। परंतु इस दौरान मुर्गी का क्या होता है? कुछ साल बाद बच्चे को जिम्मेदारी या आत्म अनुशासन का कितना एहसास होगा, या फिर उसमें कितना आत्मविश्वास होगा कि वह सही निर्णय ले सकता है
और महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल कर सकता है। और आपके रिश्ते का क्या होगा जब वह किशोरावस्था के उस महत्वपूर्ण नाजुक दौर में गुजरेगा, जब उसे पहचान के संकट से गुजरना पड़ेगा? तो क्या अपने अनुभव से उसे यह विश्वास होगा कि आप बिना निर्णय सुनाए उसकी बात पूरे ध्यान से सुनेंगे? क्या उसे यह भरोसा होगा कि आप सचमुच गहराई से उसकी परवाह करते हैं और चाहे कोई भी बात हो, वह आप पर विश्वास कर सकता है? क्या यह रिश्ता इतना मजबूत होगा कि आप उससे जुड़ सकें, उससे संवाद कर सकें, उसे प्रभावित कर सकें? मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपकी पुत्री का कमरा साफ रहे। यह पी यानी उत्पादन या सोने का अंडा है। मान लीजिए आप यह भी चाहते हैं कि वह अपना कमरा खुद साफ करे। यह पीसी यानी उत्पादन क्षमता है। आपकी पुत्री वह मुर्गी या संपत्ति है जो सोने का अंडा देती है। अगर आपके पी और पीसी में संतुलन है तो वह खुशी खुशी और बिना याद दिलाए अपना कमरा साफ कर देगी, इसलिए क्योंकि वह प्रतिबद्ध है और उसमें स्वयं को प्रतिबद्ध बनाए रखने का अनुशासन है। आपकी पुत्री वह मूल्यवान संपत्ति है, वह मुर्गी है जो सोने का अंडा दे सकती है। परंतु अगर आपका पैराडाइम उत्पादन पर यानी कमरे को साफ कराने पर ही केंद्रित है, तो हो सकता है आपको उससे काम करवाने के लिए बार बार कहने या टोकना पड़े। हो सकता है आप अपने प्रयास बढ़ाकर उस पर चिल्लाने लगें या उसे धमकी देने लगें। इस तरह सोने का अंडा पाने की इच्छा की वजह से आप मुर्गी की सेहत को कमज़ोर बना देते हैं। आइए मैं आपको अपनी एक बेटी के साथ अपना एक रोचक पीसी अनुभव बताता हूँ। हम व्यक्तिगत डेटिंग पर जाने की योजना बना रहे थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपने हर बच्चे के साथ नियमित रूप से डेटिंग पर जाना पसंद करता हूँ। हमने यह पाया है कि इस अवसर का इंतज़ार करना उसका अनुभव करने जितना ही संतुष्टिदायक होता है। इसलिए मैं अपनी पुत्री के पास गया और उससे बोला, बेटा, आज रात हम बाहर जाने वाले हैं। बोलो, तुम क्या करना चाहती हो? उसने जवाब दिया, छोड़िए डैडी, रहने दीजिए। मैंने कहा, नहीं, सचमुच बताओ, तुम क्या करना चाहती हो? उसने आखिरकार कहा, देखिए, मैं जो चाहती हूँ वह आपको पसंद नहीं आएगा। मैंने गंभीरता से कहा, देखो बेटा, मुझे ज़रूर पसंद आएगा। हम लोग इकट्ठे कहाँ जाएंगे यह फैसला तुम करोगी। उसने जवाब दिया, मैं स्टार वॉर्स फिल्म देखने जाना चाहती हूँ, परंतु मैं जानती हूँ कि आपको स्टार वॉर्स पसंद नहीं है। आप इससे पहले वाली फिल्म में सो गए थे। आपको इस तरह की फैंटेसी फिल्में पसंद नहीं हैं। रहने दीजिए डैडी। नहीं बेटा, अगर तुम यही चाहती हो तो मुझे भी यह अच्छा लगेगा। डैडी, आप इस बारे में परेशान ना हो। यह ज़रूरी तो नहीं है कि हम हमेशा अपनी डेट पर बाहर जाएं। वह थोड़ा ठहर कर बोली, परंतु क्या आप जानते हैं कि स्टार वॉर्स आपको पसंद क्यों नहीं आती? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जेडी नाइट्स के जीवन दर्शन और प्रशिक्षण को नहीं समझते हैं। क्या डैडी, आप जो सिद्धांत सिखाते हैं, दरअसल जेडी नाइट को भी उन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाता है। वाकई? तब तो फिर हम स्टार वॉर्स देखने ज़रूर चलेंगे। और हम गए। वह मेरे पास बैठी और उसने मुझे पैराडाइम समझाया। मैं उसका विद्यार्थी बन गया और उससे सीखने लगा। यह बहुत ही आनंददायक अनुभव था। अब मैं पूरी फिल्म में एक नया पैराडाइम देख सकता था। अब मैं यह समझ गया था कि जेडी नाइट की प्रशिक्षण की मूलभूत फिलॉसफी विभिन्न परिस्थितियों में किस तरह सामने आती है। यह कोई पूर्व नियोजित पी अनुभव नहीं था, बल्कि पीसी निवेश का अप्रत्याशित फल था।
इससे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ और हमें आनंद भी आया। साथ ही हमें सोने के अंडे का लाभ भी मिला, क्योंकि मुर्गी यानी हमारे रिश्ते की गुणवत्ता को भरपेट भोजन मिला था। इससे आगे की समरी नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।